हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। मैं हूं डॉक्टर शुभम बाला, फिजिक्स फैकल्टी, इंस्पायर एकेडमी इंदौर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक के लेक्चर में हम बहुत अच्छे से ये बात समझ चुके हैं कि फोर्स क्या होता है और हमें किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ता है। समझ में आई बात? तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है। आओ फटाफट समझते हैं कि ये इम्पल्स क्या चीज़ है। दोस्तों, आप मुझे सबसे पहले एक बात बताइए। आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मास मान लीजिए कुछ भी m है, और आपने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो मुझे बताइए क्या होगा। सीधी सी बात है, जब भी हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए कि हमने टी टाइम के लिए फोर्स लगाया, तो दोस्तों उसका मोमेंटम बदल जाएगा। अरे हाँ या ना, इसका मोमेंटम क्या होगा? बदलेगा। इन शॉर्ट, यदि मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, मैं जो आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि मैं एफ डॉट डी टी करूँ, है ना, कहाँ से कहाँ तक, या दोस्तों इसको आप ऐसे समझिए, मैं एक बार बेसिक से फिर से आपको बता देता हूँ। अभी तक जो दोस्तों अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है, जो चीज़ें पढ़ी हैं, हमको पता चलता है कि फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। और इसको हम ऐसा कह सकते हैं, इन शॉर्ट, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अरे हाँ या ना? अब दोस्तों मेरी बात समझिएगा, टाइम को मैं इधर पर लेके चले जाता हूं, तो मुझे डी पी इज इक्वल टू मिलता है एफ डॉट डी टी। तो ध्यान से सुनिए, जब मैं फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? चेंज इन मोमेंटम। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इसको और अच्छे से मैं कहूं कि मान लीजिए कि फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे T1 से लेकर T2 तक के लिए, तो हमको चेंज इन मोमेंटम मिलेगा P1 से लेके P2 तक के लिए। तो दोस्तों, ये जो चेंज इन मोमेंटम है ना, यही इम्पल्स है। क्या है दोस्तों? चेंज इन मोमेंटम ही क्या है? इम्पल्स है। क्या बात आपको ये समझ में आती है? तो एक ऑब्जेक्ट में जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होता है दोस्तों? उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, और मोमेंटम जितना चेंज हुआ, उसे चेंज इन मोमेंटम को बेसिकली दोस्तों हम इम्पल्स कहते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स? इम्पल्स इज नथिंग बट, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, समझ में आती है बात? टी टाइम के लिए एक फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई होता है, तो जितना मोमेंटम उसका चेंज हो जाए, दैट इज इम्पल्स। दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली भी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक छोटा सा बॉल लिया, मान लीजिए मेरे हाथ के ऊपर एक बॉल है, और मैंने क्या किया, अपनी इस फिंगर से मैंने फटाक से उस पर एक फोर्स दिया, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए। तो बताइए, फटाक, पहले वो रेस्ट पर था, एकदम से मूव करने लग गया। तो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरवल, उस पर एक फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से उसके कुछ मोमेंटम चेंज हुआ। दैट चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स इन वेरी शॉर्ट। तो कभी दोस्तों आपको इम्पल्स कैलकुलेट करने का दे दिया जाए कि भाई साहब कैलकुलेट इम्पल्स, तो देखिए, इम्पल्स मतलब, जो बेसिक मतलब है इम्पल्स का, वो तो ये है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इन शॉर्ट चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है? ओके। नाउ दोस्तों, चेंज इन मोमेंटम मीन्स व्हाट, कि भाई साहब एफ डॉट डी टी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो हमको चेंज इन मोमेंटम मिलता है। क्या ये बात भी आप समझ पाते हैं अच्छे से? T1 से लेके T2 तक इंटीग्रेट करते हैं, तो P1 से लेकर के P2 तक का मोमेंटम चेंज होता है। अरे हाँ या ना? तो दोस्तों, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट कि ये अपन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों देखिए, जब आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल, फोर्स यदि कांस्टेंट हो, क्या हो दोस्तों? फोर्स यदि कांस्टेंट हो, ध्यान से देखिएगा, फोर्स यदि कांस्टेंट हो, तो हमेशा जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है कि नहीं आ जाता है? जी हाँ। तो भाई यहाँ फोर्स इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो देखिए dp का इंटीग्रेशन फ्रॉम p1 टू p2 इज इक्वल टू f dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2। अब मुझे बताया dp का इंटीग्रेशन हो जाएगा p, और लिमिट रखेंगे p2 माइनस p1, तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पर? डेल्टा p इज इक्वल टू f डेल्टा t। तो बेसिकली ये भी एक बढ़िया इक्वेशन है। कभी फोर्स कांस्टेंट दिया हो, है ना, तो कभी फोर्स कांस्टेंट दिया हो, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा करके चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू चेंज इन टाइम डायरेक्ट रख करके भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा, अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ग्राफिकल मेथड है ना, ग्राफिकल मेथड है। लेट से मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ग्राफ है P वर्सेस T का, समझ में आई बात? और ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसा है,
समझ में आई बात। तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि T1 से लेकर के T2 तक के लिए यदि मैं इंटीग्रेट कर दूँ मोमेंटम को, सॉरी, यहाँ पर मान लीजिए फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से देखिए प्लीज़। हाँ सॉरी, यहाँ पर ये फोर्स FT ग्राफ दिया हुआ है, समझ में आई बात। तो जब मैं F को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूँ T1 से T2 तक, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है इम्पल्स। अरे हाँ या ना, इम्पल्स मतलब यही होता है ना, इम्पल्स। और दोस्तों मुझे आप बताइए, आपको इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब बहुत अच्छे से आता है, मुझे आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्या है दोस्तों? वो है एरिया अंडर दी कर्व। तो जब आप ध्यान से देखिए एफ टी कर्व का एरिया अंडर दी कर्व निकालेंगे तो इन शॉर्ट आप क्या कैलकुलेट करेंगे? इम्पल्स। तो कभी आपको ग्राफ दे दिया जाए, कभी आपको क्वेश्चन में ग्राफ दे दिया जाए, तो आप इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? कौन सा ग्राफ दे दिया जाए? आपको फोर्स टाइम ग्राफ दिया जाए तो आप कैसे इंपल्स कैलकुलेट करोगे? आप क्या करोगे? एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लोगे, तो उससे आपको इंपल्स मिल जाएगा। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। तो कभी कैसा क्वेश्चन, तो तीनों में से किसी भी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हो, आपको इंपल्स कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो आइए फटाफट, अच्छा अब ये ग्राफ वाली चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो मेरे को नीचे बताना था, ठीक है। तो ओवरऑल ग्राफ जो है ये है ना, मतलब एफ टी कर्व का एरिया अंडर दी कर्व। तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, एरिया अंडर दी कर्व। बहुत बढ़िया। तो अब सीधे हम दोस्तों क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। इफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर 5 सेकेंड्स, है ना, देन कैलकुलेट पी फाइनल इफ पी इनिशियल इज दिस दिस दिस। मुझे आप बताइए कि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है, तो क्या अपन जो इम्पल्स है ना, मतलब चेंज इन मोमेंटम, और मैं कह लूँ इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एफ इंटू डेल्टा टी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? और डेल्टा पी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स है 10 न्यूटन का, और कितने समय की बात हो रही है? 5 सेकंड की। समझ में आई बात? आपसे फाइनल मोमेंटम पूछा, इनिशियल मोमेंटम इज 10, तो पी फाइनल माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 5, दैट मीन्स 50। तो फाइनल मोमेंटम विल बिकम 50 प्लस 10, दैट मीन्स 60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात आप क्लियर कट समझ पा रहे हैं? तो फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उस पर 5 सेकंड के लिए लग रहा है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन जो था सिंपल और सिंपल इस चीज पर बेस्ड था, क्योंकि फोर्स यहां पर क्या है दोस्तों? कांस्टेंट। आई एम सॉरी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए अपन ने क्या किया है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन। आइए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोर्स जो है एक बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब कुछ लोगों के लिए ये इक्वेशन दोस्तों फेमिलियर नहीं है, कुछ लोगों को नहीं पता कि भाई ये फोर्स क्या है। आपसे पूछा गया फोर्स लगता है और किस टाइम के लिए लगता है? t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा टाइम के लिए फोर्स लगता है ना। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। समझ में आई बात? चेंज इन मोमेंटम। तो मुझे बताइए, जब आपको इक्वेशन दी जाए, है ना, तो फिर आप कैसे चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करोगे? तो आपको चेंज इन मोमेंटम पता है, चेंज इन मोमेंटम मींस एफ डॉट डी टी का इंटीग्रल फ्रॉम t1 टू t2। मुझे बताइए फोर्स कितना दिया हुआ है? एफ नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक के लिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल आ रहा होगा देखने में, लेकिन ये बहुत आसान है। मैंने आपको दोस्तों डिटेल में इंटीग्रेशन से पढ़ाया हुआ है, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आनी चाहिए। तो आपको दोस्तों यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी डॉट डी टी 0 से 2 पाई बाय ओमेगा डॉट डी टी। क्या ये बात समझ में आती है? तो चेंज इन मोमेंटम जो है दोस्तों यहाँ पर एफ नॉट तो ठीक है, साइन का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ओहो हो, याद आया आपको? मैंने बताया हुआ है किस तरीके से आपको यहाँ पर चेन रूल लगाना है। क्या बात समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय, तो दोस्तों मैं इन शॉर्ट ऐसा कहूँ तो माइनस यहाँ पर सामने आ गया, माइनस दोस्तों यहाँ सामने आ गया एफ नॉट, साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी और अपॉन ओमेगा आ गया। अब यहाँ आपको लिमिट रखना है दोस्तों 0 से 2 पाई बाय ओमेगा।
टाइम की जगह। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाय ओमेगा। यहाँ पर रखिए ज़रा दोस्तों, सबसे पहले कॉस अपर लिमिट कॉस ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा माइनस लोअर लिमिट कॉस ओमेगा इंटू 0। क्या ये बात समझ में आती है? इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होकर कॉस 2 पाई बचता है सिर्फ। कॉस 2 पाई मतलब बताइए कितना होता है? कॉस 2 पाई मीन्स +1। क्या ये बात आपको याद है? बहुत बढ़िया। तो माइनस एफ नॉट बाय ओमेगा और ये आ जाएगा 1 और माइनस कॉस 0 मतलब भी 1, तो ये 1 - 1 0 अल्टीमेटली 0। ओ वाओ, मीन्स यदि ये फोर्स टी टाइम तक बॉडी पर लगता है तो मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा। अरे हाँ या ना? अब दोस्तों आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा लंबा लग रहा है, सॉल्व करना भी थोड़ा सा तिकड़म ही लग रहा है। थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे ना तो क्वेश्चन को इतने लेवल तक जाके सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? आओ बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जो साइन थीटा का ग्राफ बनता है, साइन थीटा वर्सेस थीटा, है ना, वो ग्राफ बनता है दोस्तों कुछ ऐसा। एक मिनट ज़रा इसको, है ना, थीटा का वो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, है ना। जब हम कॉस थीटा का, है ना, कॉस थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। क्या बात समझ में आता है यार? अरे हाँ है ना? तो मुझे बताइए जो अपना फोर्स है वो फोर्स कितना था? एफ नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आती बात? एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे बताइए कि साइन ओमेगा टी में अपन ने एफ नॉट मल्टीप्लाई कर दिया। साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। यहाँ देखिए मैं आपको ऑलरेडी चीज़ें बता चुका हूँ। ये जो है ये +1 है, ये जो है दोस्तों -1 है। तो मुझे बताइए ये जो फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, इस फोर्स का ग्राफ कैसा बनेगा दोस्तों? जैसा साइन का ग्राफ है। अरे हाँ या ना? फोर्स वर्सेस टी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। और मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों कितना होगा? प्लस एफ नॉट। मिनिमम वैल्यू दोस्तों कितना होगा? -F0। क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो इस टाइप का कुछ फोर्स और टाइम का ग्राफ बनेगा यदि मैं जो फोर्स हमको गिवन है उसका ग्राफ बनाऊं तो दोस्तों। और मुझे बताइए मैं ये ग्राफ क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, कौन से ग्राफ का? एफ टी ग्राफ का, तो हमको क्या मिलता है? चेंज इन मोमेंटम। और दोस्तों यदि मैं यहाँ पर ग्राफ के अंदर का एरिया निकालूं तो ये देखो, ये वाला एरिया पॉजिटिव और दोस्तों ये वाला एरिया हो जाएगा नेगेटिव। टोटल करेंगे तो टोटल एरिया जो आएगा दोस्तों वो 0 आ जाएगा फॉर अ कंप्लीट साइकिल। समझ में आता है क्या आपको? तो फोर्स पहले बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर 0 हो गया, घटा घटा घटा, फिर 0 हो गया। तो भाई कंप्लीट साइकिल के अंदर जो नेट चेंज इन मोमेंटम आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा? 0। तो दोनों तरीके से ग्राफ से भी आप इसको समझ सकते हैं और इसको आप एग्जैक्ट जो तरीका है एफ डॉट डी टी का इंटीग्रल फ्रॉम T1 टू T2 ऐसे करके भी आप इसका जो इम्पल्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, है ना? तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। बहुत टफ तो नहीं है बट हाँ इट्स अ ओके काइंड ऑफ क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि नीट में आने की पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मैथ्स यूज हुआ है, थोड़ा दिमाग यूज हुआ है। तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से, वीडियो पॉज करके। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिए एक बार, रीड कीजिए एक बार जी। क्वेश्चन आप रीड कीजिए। क्वेश्चन फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी लाइक 3 स्क्वायर न्यूटन, कैलकुलेट इम्पल्स फ्रॉम 3 सेकंड टू 3 सेकंड। देखिए अब यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर एक जिसपे जो फोर्स है दोस्तों 3t स्क्वायर न्यूटन लग रहा है। टाइम t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड और टाइम t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए लग रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? इम्पल्स। अब मुझे बताइए इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है और क्या होता है? एफ डॉट डी टी का इंटीग्रल फ्रॉम T1 टू T2। अब दोस्तों फोर्स यदि कांस्टेंट होता है तो हम सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। बट फोर्स यहाँ कांस्टेंट नहीं है, फोर्स डिपेंडिंग ऑन टाइम, है ना। हेयर फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पर आप रखिए फोर्स का वैल्यू 3t स्क्वायर डॉट डी टी। अरे 2 सेकंड से 3 सेकंड तक के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। समझ में आते हैं क्या? तो यहाँ पर देखिए इम्पल्स जो है वो आपको क्या मिल जाएगा? 3t³/3 और यहाँ पर लिमिट आ जाएगा 2 से लेके 3 तक के लिए। समझ में आई बात? 3 से 3 कैंसिल, सो t³ का जो लिमिट आ जाएगा 3³ - 2³। क्या ये बात आपको समझ में आता है? तो इम्पल्स इज इक्वल टू आ जाएगा 27 - 8, दैट मीन्स 19 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। समझ में आता है क्या? ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा इंटीग्रेशन था।
अब यदि आपने मेरा बेसिक मैथ्स अच्छे से पढ़ा हुआ है, जब जो मैं कंसेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ वो लाइन से आप अच्छे से पढ़ते आए हो, तो फॉर श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ को भी समझने में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आइए दोस्तों, इम्पल्स पर बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन करते हैं और बहुत प्यारा क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए, इसको देखिए, समझते हैं। एक ग्राफ दिया हुआ है दोस्तों, एक्स टी ग्राफ। क्या दिया हुआ है दोस्तों? एक्स टी ग्राफ। और आपसे क्या बोला गया है कि फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स। दोस्तों बेसिकली here they are asking for impulse means what? They are asking for change in momentum. अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो आप बताइए यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? एरिया अंडर दी कर्व। कैसे करेंगे दोस्तों? एरिया अंडर दी कर्व। मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकाल दोगे, एरिया निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। इज दैट ट्रू? बिल्कुल गलत दोस्तों। एरिया अंडर द कर्व इंपल्स होता है, बट कौन से ग्राफ का? फोर्स टाइम ग्राफ। बट यहां हमको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि भाई साहब ग्राफ को अच्छे से पहचानें, रिकग्नाइज करें और उसके बाद ही आंसर करें। समझ में आता है क्या? है ना? तो एक्सटी ग्राफ जो है ये अपने को दिया हुआ है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? यहाँ चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए एक्सटी ग्राफ से क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों? मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। अरे हाँ या ना? अब मास देखो इसमें जो है अपने को दिया हुआ नहीं है। मास मान लीजिए m ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मास मान लीजिए m ही है। क्लियर है? तो मास m और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अभी देखिए एक्सटी ग्राफ से हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों? एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही दोस्तों वेलोसिटी बताता है। अरे याद आया कि नहीं आया? तो दोस्तों स्लोप निकालना है हमें बेसिकली। जब यहाँ पर 0 से 2 सेकंड तक के लिए देखिए स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी और 2 से 4 सेकंड तक के लिए दोस्तों ये फाइनल वेलोसिटी। तो ये बात समझ में आ रहा है? तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्लोप, है ना? और मतलब टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ये 2 और बेस भी 2, तो 2/2 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी मुझे बताइए, ऑब्वियसली स्लोप, सेकेंड वाला स्लोप, है ना? अब यहाँ पर देखिए एंगल -x से दिया हुआ है, तो -10 थीटा। समझ में आई बात? मीन्स माइनस और 10 थीटा मीन्स क्या करेंगे दोस्तों? 10 थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अगैन 2/2, दैट मीन्स -1 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाए? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल इज -1 दैट विल बी -2 मीटर पर सेकेंड। दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। और आपको दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी मिल गया है, दैट मीन्स मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी इज -2, तो दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम विल बी -2m, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया दोस्तों इम्पल्स। समझ में आया क्या? तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत प्यारा सा था, सिंपल सा था बट प्यारा सा था। थोड़ा दिमाग लगाना था आपको कि भाई कैसे निकालें हम चेंज इन मोमेंटम। हमेशा ग्राफ देख के ही एरिया अंडर द कर्व नहीं निकालना है, आपको पहले देखना है कि वो ग्राफ कौन सा है। फोर्स टाइम ग्राफ होता है तो ही सिर्फ एरिया अंडर द कर्व माना जाता है, अदरवाइज नहीं माना जाता। अब बुक सॉल्व करेंगे, आपको इम्पल्स पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सॉल्व कीजिएगा। सब के सब इन्हीं 3 पॉइंट्स पर बेस्ड होंगे। सबसे पहला तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, ये कब लगाना है? जब फोर्स कांस्टेंट हो। और दूसरा जो यूनिवर्सल वाला है वो क्या है? एफ डॉट डी टी का इंटीग्रल फ्रॉम T1 टू T2, दैट विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम P1 टू P2। वेरी नाइस, वेरी इजी। और सबसे लास्ट में दोस्तों भाई आपको ग्राफ दिया हुआ है फोर्स टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? फोर्स टाइम ग्राफ। तो आपको क्या निकाल देना है दोस्तों? एरिया अंडर दी कर्व। दैट्स ऑल फॉर इम्पल्स। ठीक है ना? अब बारी है दोस्तों इम्पल्स के बाद पढ़ने की थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि थर्ड लॉ मतलब ऐसा नहीं है कि सेकंड लॉ खत्म हो गया है। मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में कहा था कि पूरा का पूरा चैप्टर ही सेकंड लॉ पे बेस्ड है ना? तो सेकंड लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं और सेकंड लॉ पे बेस्ड जितने इस चैप्टर के मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो दोस्तों अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर में बस मैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा के खत्म कर दूंगा। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन बहुत छोटा सा है, मैं कई बार आपके सामने मेंशन कर चुका हूं। बस उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो मैं चाहता था कि आपकी कॉपी में, आपके नोट्स में लिखे हुए हों, इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, तो यहां पर क्या कहता है
एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमको पता है यार कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो हमें उसका रिटर्न बैक मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक स्विमर है, अब वो क्या कर रही है, देखिए वो खुद को आगे करने के लिए, खुद को आगे पुश करने के लिए क्या कर रही है, दीवार को पीछे धकेल रही है। आप दिमाग लगा के सोचिए कि मान लीजिए आप दीवार को पुश करते हैं तो आप आगे बढ़ोगे, अरे हाँ या ना। तो भाई साहब दीवार को पुश किया तो एग्जैक्टली उतना ही फोर्स दीवार से इस स्विमर को भी लगा, अरे हाँ या ना। तो देखिए क्या होगा कि दीवार पे उसने जितना फोर्स लगाया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उसको भी फील हुआ, और जिस फोर्स को उसने फील किया उस वजह से वो आगे बढ़ जाएगी। क्या बात समझ में आता है आपको? वेरी नाइस। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं। वी कैनॉट प्रोड्यूस अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स। सिंगल आइसोलेटेड फोर्स हम कभी नहीं बना सकते। यदि एक फोर्स लगा है तो उसका रिएक्शन भी आएगा, 110% श्योर। अब वो फोर्स किसी भी टाइप का क्यों ना हो, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स हो या फील्ड फोर्स हो, यदि एक फोर्स आया है तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट दूसरा फोर्स भी आएगा। क्या बात समझ में आती है? वेरी नाइस। सेकेंड पॉइंट, नो टाइम गैप बिटवीन बोथ एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन हुआ और उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा। समझ में आई बात? उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई आपने पहले फोर्स लगाया, दीवार ने सोचा कि यार न्यूटन भाई साहब थर्ड लॉ दे के गए थे तो मुझे रिएक्शन में एक फोर्स लगाना है, थोड़ी देर बाद उसने भी लगाया। ऐसा नहीं होता है। जिस इंस्टेंट पे आपने फोर्स लगाना चालू किया उसी इंस्टेंट पे आपको क्या मिलेगा? रिएक्शन भी मिलेगा। फिर लास्ट पॉइंट इज action and reaction cannot cancel each other as they both are applied on different bodies। अब इस चीज़ को इधर पर देखिए भाई, ऐसा होगा कि यदि आप उंगली से इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, समझ में आई बात? अच्छा जैसे मान लीजिए कि आप इस उंगली से दीवार पे इधर फोर्स लगा रहे हो, है ना, तो भाई एक फोर्स दीवार पे लगा और दूसरा फोर्स आपकी उंगली पे लगेगा। समझ में आई बात? बोथ आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आपने उंगली से फोर्स लगाया तो ऐसा नहीं है कि भाई दीवार पे आपने लगाया और उसी पे दूसरा फोर्स जनरेट हो गया, ऐसा नहीं है। आपने फोर्स लगाया दीवार पे और दीवार की फोर्स लगाएगा, दीवार की वजह से आपकी उंगली पे फोर्स लगेगा। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। बात समझ में आता है? तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड लॉ भाई साहब क्या कहते हैं, एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और उससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट कि सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नहीं हो सकता है, जब भी आप लगाओगे उसके तुरंत मतलब जस्ट उसी इंस्टेंट पर विदाउट एनी टाइम गैप रिएक्शन भी मिलेगा। और सबसे लास्ट चीज़ कि भाई जहाँ पर मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, इसीलिए दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। क्या बात ये समझ में आती है आपको? वेरी नाइस। तो दोस्तों आज के इस छोटे से लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज़? एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ, जो कि मेन कोर पार्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मतलब हमने न्यूटन्स लॉ को पढ़ा, अब बारी है उसके एप्लीकेशन को देखने की, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीट में या जो भी दूसरे एग्जाम्स हैं उसमें एप्लीकेशंस में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।